सुनना 2 मिनट में रिवीजन करवा देते। इंटरफेरेंस ऑफ वेव मतलब वेव का मिलना, वेव का मिलना। ठीक, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इधर से वेव आया, कोई सोर्स ऑफ लाइट, साउंड सोर्स भी ले सकते हैं, लाइट सोर्स भी ले सकते हैं, है ना। चला मान लो इसको 4 सेंटीमीटर नीचे भेज दिया, है ना, ये 4 इधर से आया, इसको मान लो 3 सेंटीमीटर ऊपर भेज दिया। बताइए पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भेजता तो ऐड हो जाता, अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे इसको वेक्टरली जोड़ेंगे, है ना। मान लो पहला वेव के द्वारा जो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ y1 है, दूसरा वेव के द्वारा जो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट मिला वो y2 है, तो जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, है ना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव थ्योरी से। ये सब पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, 2 मिनट में सारा चीज रिकॉल कर लो। सुपरपोजिशन वेव थ्योरी से जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। क्या कहता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव थ्योरी, बोलो जल्दी। क्या अगर 2 या 2 से अधिक वेव किसी मीडियम में, या 1 या 1 से अधिक वेव किसी मीडियम में, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टरली बराबर होगा, मतलब पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर होगा इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट बाय द वेव, है ना। ये इंडिविजुअली कितना करवाया 4, ये इंडिविजुअली कितना करवाया 3, तो पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबका वेक्टर सम होगा। कौन सम होगा? और दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि पहला के कारण दूसरा प्रभावित नहीं होगा, दूसरा के कारण पहला प्रभावित नहीं होगा। ये 4 करवा रहा है तो 4 ही करवाएगा, ये 3 करवा रहा है तो प्रभावित कोई होगा तो वो है पार्टिकल, है ना। पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट प्रभावित होगा। क्लियर? अब यहाँ पे फेज की बात आ जाती है। सिंपल सोचो, अगर ये जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाया ये भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाएगा तो फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। मान लो पहला वेव एक को इस डायरेक्शन में भेजा, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में भेजा, तो यहाँ पे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस सेम हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। फेज डिफरेंस मतलब एंगल, फिजिक्स में एंगल मतलब डायरेक्शन, है ना। फेज डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस, फिजिक्स में एंगल मतलब डायरेक्शन। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराता तो दोनों के बीच का जो डेल्टा फाई होता फेज डिफरेंस वो 0 हो जाता। अगर दोनों अपोजिट करवा रहा है तो डेल्टा फाई 180 हो जाएगा, है ना। और मान लो 90 डिग्री पे, एक मान लो 4 भेज देता है एक्स में, दूसरा 3 भेज देता है वाई में, तो डेल्टा फाई 90 हो जाता। या और भी कुछ हो सकता है ना। अरे बोलो। तो पार्टिकल कैसे डिस्प्लेस कर रहा है दोनों वेव के द्वारा, फेज डिफरेंस इस बात पे डिपेंड करता है ना। वो 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। मान लो एक सोर्स S1 जिसका इक्वेशन है A1 sin ओमेगा टी प्लस kx, ये वेव का इक्वेशन है। साउंड वेव भी हो सकता है, लाइट वेव भी हो सकता है। दूसरा सोर्स है जिसका इक्वेशन है A2 sin ओमेगा टी प्लस kx। किसी पॉइंट पे कोई पार्टिकल है, इधर से एनर्जी आया डे, इधर से एनर्जी आया डे। मान लो यहाँ से इस सोर्स से पार्टिकल x1 दूरी पे था, इस सोर्स से पार्टिकल s2 दूरी पे था। अब जो इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि ये आया ढे इसको डिस्प्लेस करा देगा, ये आया ढे इसको डिस्प्लेस करा देगा, तो मान लो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस सोर्स के द्वारा जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको y1 मान लो। y1 हमारा हो जाएगा A1 sin ओमेगा टी प्लस kx1, है ना। इसी इक्वेशन में बस x की जगह क्या रख दो, तो ये डिस्प्लेस कराया तो ये भी तो डिस्प्लेस कराएगा, बोलो। इसका इक्वेशन हो जाएगा y2 बराबर A2 sin ओमेगा टी प्लस kx2, है ना। इसमें x1 फिक्स कर दो। इसमें क्या होता है सुपरपोजिशन वेव थ्योरी, क्या होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है पार्टिकल का। किसी भी पॉइंट पे 2 सोर्स से एनर्जी पहुंचा, ना पहला कारण दूसरा प्रभावित होगा, ना दूसरा के कारण पहला प्रभावित होगा। प्रभावित होगा तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव थ्योरी कहता है कि किसी पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ट्रेवलिंग,
है ना, इन अ सेम मीडियम, अगर एक या एक से अधिक वेव किसी से मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो जो पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, उसका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर सम होगा वो बराबर होगा नेट डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर? अब हमने क्या किया, पहला सोर्स जो डिस्प्लेसमेंट करवाया उसको y1 से लिखा, दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट करवाया उसको किससे लिखा, तो जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस, एकदम बोलते रहो, पागल हो जाओ एकदम। y1 का वैल्यू बोलो, a1 sin ओमेगा t प्लस k x1, है ना, a2 sin ओमेगा t प्लस k x2। बोलो, ये किसका क्वेश्चन, वेव का, ये किसका, वेव का। वेव में क्या फिक्स कर दो, लोकेशन, है ना, हमने वेव को फिक्स कर दिया पी पॉइंट पे कि हमारी एनर्जी यहीं पहुंच रही है, इसकी एनर्जी यहीं पहुंच रही है। जब वेव में हम लोकेशन पोजीशन फिक्स कर देते हैं तो ये एसएचएम का इक्वेशन हो जाता है। किसका इक्वेशन हो जाता है ये, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम। ये जो इक्वेशन हम लोग लाए हैं जोड़ के इसको सॉल्व करेंगे, इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम। क्या बोलेंगे? और अभी जस्ट फर्क क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम, जस्ट एसएचएम का लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम फर्क क्या है, क्वेश्चन भी करवाए थे, है ना, क्वेश्चन भी करवाए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम। और देखा चुप होगा, नहीं करवाए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम सेम वैसे ही है जैसे एसएचएम का लास्ट क्लास पढ़ाए थे, वैसे ही है, ऐसे ही जोड़ना है। या तो मैथमेटिकली जोड़ लो या बुद्धि लगा के वेक्टर से जोड़ लो, है ना। इसको मान लो पहला वेक्टर, इसको मान लो, याद करो जोड़ने का तरीका कि इसको वेक्टर 1 या जो इक्वेशन है उसे जोड़ने का तरीका क्या है कि a1 a2 को ट्रीट करिए वेक्टर के साथ, वेक्टर की तरह, जिसका फेज छोटा होगा उसको आप a1 मान लीजिए, मतलब पहला वेक्टर, है ना, अब बाकी दूसरा हो जाएगा दूसरा वेक्टर। और दोनों के बीच का एंगल वही होगा जो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर की तरह रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, है ना। एकदम टनाटन ये सब याद रहनी चाहिए, जस्ट पढ़ के अभी आए हो और बार बार बोल रहे थे कि एसएचएम उसमें काम आएगा, लेकिन आप तो अपने आप का सुनते हैं, मेरा तो कभी सुनते नहीं है। मेरा सुनते हैं तो बस हमें बोलने की जरूरत है, हमारा इशारा ही काफी है, मेरा इशारा काफी है, एसी भी समझाएंगे तो इशारा काफी है, पटाख से भी समझा देंगे तो भी दिमाग में आ जाएगा, और नहीं पीछे वाला क्लियर रहेगा तो मैं 10,000 बार समझा दूं, 20,000 क्वेश्चन करवा दूं, तुम्हारे लाइफ में कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज रफ्तार आता है उस तरह तरह का अभ्यास करने से, लगातार अभ्यास करने से। मैं पूरा सिलेबस 2 साल में पढ़ा सकता हूँ, पूरा सिलेबस 2 दिन में पढ़ा सकता हूँ, ये बस एक अभ्यास का चीज है। और 2 दिन में भी पूरा 90% सिलेबस सेम टू सेम रिवीजन में हो जाएगा, वो सिर्फ अभ्यास का चीज है। तपस्या, कि हम सब्जेक्ट के प्रति क्या मेरा तपस्या है। ठंडा गर्मी बरसात आपके लिए कुछ नहीं है, बस यही बात को समझना है। मैं यहाँ से आगे बढ़ूं तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे ना, मैं वैसे लिख देता हूँ फॉर्मूला, टेंशन मत लो तुम। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये बात तो सही है, अगर मैं एक और बात यहाँ पे चर्चा करूं कि दोनों सोर्स का मीडियम सेम है, S1 और S2 का मीडियम क्या है, सेम, S1 S2 सेम मीडियम का, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ओमेगा भी सेम होगा, फिर आवाज शांत हो गया। मीडियम सेम है तो भी सेम होगा क्योंकि डेंसिटी भी सेम है जी। इसको चलने में जो प्रॉब्लम हुआ होगा इसको भी उतना ही प्रॉब्लम हुआ होगा, डेंसिटी सेम है ना, डेंस सेम है, इसका डेंसिटी अलग रहता है तो इसको अलग प्रॉब्लम होता है चलने में, तो इसकी स्पीड अलग होती है, इसको अलग होता है प्रॉब्लम, लेकिन मीडियम भी सेम है, भी सेम होगा तो लेमडा भी सेम होगा, है ना। के होता है 2 पाई बाई लेमडा, के कांस्टेंट है जो किसके बराबर, 2 पाई बाई, ये भी सेम होगा, सब सेम होगा, है ना। अब बताओ दोनों इक्वेशन के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा,
फेज डिफरेंस, फेज, ये क्या पूरा फेज है, ये भी फेज है, इसमें से 2 घटा तो ओमेगा टी खत्म, के कॉमन, S2 माइनस X2। फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से लिखो, फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से लिखो, के इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, बोलो डेल्टा एक्स माने पार्ट डिफरेंस है ना, डेल्टा फाई के को लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, मतलब फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होगा पूरे वेव ऑप्टिक्स में 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। अब बताओ अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दोनों सोर्स पार्टिकल से सेम दूरी पर आता है, ये भी तो 0 हो जाता है, आता है कि नहीं आता? तो बताओ फेज डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, टाइम के साथ कि लोकेशन के साथ? टाइम के साथ नहीं आ रहा फेज डिफरेंस, लोकेशन के साथ फेज डिफरेंस आ रहा है ना। लोकेशन बदलेगा तो फेज डिफरेंस बदलेगा, लोकेशन बदलेगा तो फेज डिफरेंस बदलेगा, ठीक है। यानी इसका ही मतलब है कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फेज डिफरेंस होगा और अलग अलग ब्राइटनेस और डार्कनेस हमें दिखेगा। एक जगह यानी एट अ टाइम, एक टाइम पे ब्राइट डार्क नहीं दिखेगा, एक जगह ब्राइट तो दूसरी जगह, है ना, क्योंकि 2 वेव कहीं पे मिलेंगे तो मिलने को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस 2 प्रकार का होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। 2 वेव कहीं भी मिलेंगे तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस। जैसे मेला में आदमी मिलता है तो वो भी इंटरफेरेंस है, क्लास में भी हम लोग मिल रहे थे, ये भी इंटरफेरेंस है। मिल के अच्छा काम किए तो ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, मिल के अब खराब काम किए तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ब्राइटनेस की डार्कनेस, डार्कनेस। अरे आवाज दो रहे यार, एकदम आवाज नहीं आता है एकदम। कंस्ट्रक्टिव का मतलब अगर 2 वेव कहीं पे मिला तो ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम है ना, और डिस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी मिनिमम। क्लियर? आइए कोहेरेंट सोर्स बता देते हैं, ये सब बता दिए थे, नोट सुन लो फिर नया पढ़ेंगे। कोहेरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस का मटेरियल भेज दिए थे, ठीक है भेज देंगे। 2 टाइप का भेज देंगे, एक समझने वाला देखने वाला, एक मन होगा तो लिखने वाला, दोनों भेज देंगे। अब ज्यादा समझने वाला पलटना अच्छा से, लिखने वाला उजरका पीडीएफ में होगा, किसमें? उजरका, समझने वाला करिकवा। ये पीडीएफ में क्या करना है, समझना है, देखना है, इसमें मन होगा तब, ये मन के लिए है। इस चैप्टर की नोट्स एसएचएम में ये बना चुके हैं, मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो कोहेरेंट सोर्स का मतलब, फिर वही एग्जांपल लो, ये मान लो S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है, यहाँ पार्ट के ले लो, एनर्जी पहुंचा डे, एनर्जी पहुंचा डे, बोल इसका क्वेश्चन, A1 sin ओमेगा टी प्लस kx, इसका A2 sin ओमेगा टी प्लस kx। अब इसमें लोकेशन फिक्स करो, ये कहां तक पहुंचा, x1 तक, ये कहां तक, इसका डिस्प्लेसमेंट y बराबर A1 sin ओमेगा टी प्लस kx1। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब अपने पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो कर रहा होगा, जहां है वो मीन पोजीशन हो गया, या तो ऊपर नीचे या तो दाएं बाएं, है या ना। दूसरा के द्वारा डिस्प्लेसमेंट A2 sin ओमेगा टी प्लस kx2। क्या दोनों सोर्स सेम मीडियम में है? क्या फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की? पूरा जोर से आ जाओ, क्या दोनों का ओमेगा सेम है? क्या मीडियम सेम है तो बी सेम है? क्या मीडियम सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगा? क्या दोनों का के भी सेम है? क्या दोनों का लैम्डा भी सेम है? क्लियर? तो ये पी पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ बदलेगा कि लोकेशन के साथ बदलेगा? क्लियर? तो जब 2 सोर्स
सेम मीडियम में रहे। किस मीडियम में रहे? सेम मीडियम में। उसका ओमेगा सेम होगा तो दोनों सोर्स को बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों को बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स, है ना। ये हो गया फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिफिनेशन। फेज के हिसाब से डिफिनेशन क्या होगा? जब समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। जब समय के साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे या जीरो रहे, है ना। दो सोर्स का समय के साथ फेज डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट या जीरो, ऐसे सोर्स को क्या बोलेंगे? क्लियर? लोकेशन में बदले कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ नहीं बदले। अब मान लो समय के साथ ही बदल रहा है तो उसको बोलेंगे इनकोहेरेंट। क्या बोलेंगे? हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है? कोहेरेंट की इनकोहेरेंट, है ना। इसलिए फेज डिफरेंस निकालेंगे तो हमें इसमें से इसको घटाएंगे तो ओमेगा टी खत्म हो जाएगा, मतलब टाइम खत्म हो गया, मतलब टाइम के साथ कोई बदलाव, अच्छा लोकेशन के साथ बदलाव होगा और यही वाला आएगा। डेल्टा फाई बराबर के S2 माइनस, इसको डेल्टा एक्स लिख दो। के का वैल्यू कितना? क्लियर? सिंपल। कोहेरेंट सोर्स मतलब sources are said to be coherent if phase difference is constant with respect to time or zero with respect to time. It changes with location. Clear? लोकेशन के साथ ये चेंज हो, समय के साथ ये चेंज, मतलब एक ही जगह ये एक ही चीज शो करेगा, या तो ब्राइट या तो डार्क। हाँ, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग ब्राइट डार्क शो करेगा। चले, क्या यहाँ तक सब क्लियर है? अब मिला तो भाई दो भाग में बटा, तो यहां से बांट देंगे, टेबल आ जाएगा, है ना। या पहले इंटेंसिटी समझ लो, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव समझेंगे, ठीक है ना। पहले इंटेंसिटी समझ लो। तो यहां जो हम सॉल्व करना सिखाए थे कि ये दोनों को जोड़ने का जो तरीका है, ये दोनों को जो जोड़ने का, इसमें क्या करो, जिसका फेज छोटा है उसको आप पहला वेक्टर ले लो और दूसरे को दूसरा वेक्टर। अब बीच का जो फेज डिफरेंस है, बीच का जो, यही ना फेज डिफरेंस है, वो बीच का एंगल हो जाएगा। बीच का क्या हो जाएगा? बीच का एंगल हो जाएगा। तो वेक्टर की तरह ट्रीट करो, यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। अब यहीं पे लिख सकते हैं किस पहले पार्टिकल का जो y1 डिस्प्लेसमेंट है उसमें a1 एम्पलीट्यूड है ना। इसको पहला वेक्टर मान लो, a1 यहां लिख दो, दूसरे को किसी एंगल पे ले लो, दोनों के बीच का एंगल वही होगा जो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस क्या है? डेल्टा फाई, है ना। ये दो इक्वेशन है ना। a1 को पहला वेक्टर मान लो, a2 को दूसरा वेक्टर, और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो बीच का एंगल हो जाएगा, है ना। चलिए, क्या अगर ये दोनों को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कहीं से निकलेगा? कहां से निकलता है रिजल्टेंट? कॉमन पॉइंट से। किस पॉइंट से? कॉमन पॉइंट से निकलेगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को यहाँ पे बोल दो AR, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट, है ना। या A नेट बोल सकते हो, नेट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना। अब ये कुछ ना कुछ एंगल पे होगा। डेल्टा फाई और अल्फा क्या है? डेल्टा फाई हो गया दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, दोनों के बीच का एंगल। फाई हो गया रिजल्टेंट, अल्फा हो गया रिजल्टेंट का एंगल, किसके साथ? A1 के साथ। क्लियर? ये हो गया दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। अरे कैसे वेक्टर सॉल्व करते थे? दो वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ थीटा होता था, अल्फा होता था, रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ? और याद आया? सूजी चीनी हलवा, चीनी पानी शरबत, भैया भौजी प्यार, है ना। अरे रिजल्टेंट वाला लाइन, रिजल्टेंट पहले के साथ कितना एंगल पे है? चलो, A2 A1 को कैसे जोड़ते हैं? R बराबर रूट अंडर A स्क्वायर, B स्क्वायर 2AB cos थीटा, तो वही बात हो जाएगा। A के जगह A1, B के जगह A2 प्लस 2AB cos फाई, cos डेल्टा फाई भी लिख सकते हो, है ना। अल्फा कैसे निकालते हैं? टेन अल्फा टेन अल्फा टेन अल्फा टेन अल्फा टेन अल्फा A2 sin फाई बराबर A1 प्लस A2। जैसे वेक्टर जोड़ते हैं ऐसे ही दो वेव को जोड़ेंगे, है ना। जैसे वेक्टर जोड़ते हैं वैसे ही दो वेव के डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे। ये सारा चीज पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। अगर पिछला क्लास नहीं है तो पिछला क्लास का वीडियो देखिए।
हो गया? Yes, sir. इसमें क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग, Yes, sir. यानी पूरा डिस्कशन है। इसके बाद पूरा हम लोग एक एक लाइन डिस्कशन ही करेंगे। देखो क्या रिजल्टेंट निकाल लोगे, Yes, sir. क्या अल्फा निकाल लोगे, Yes, sir. यानी तुम दो वेक्टर का नेट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, रिजल्टेंट का एंगल निकाल सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, अब इंटेंसिटी पे चर्चा करेंगे। आइए, इंटेंसिटी। ऐसा जनरल इंटेंसिटी होता क्या है, सुना ध्यान से यहां से। हाँ, कॉपी है, कॉपी है। फाउंडेशन वाला लिखता है बेंच पे, देखो बातों आप लोग को भी सिखाना पड़ेगा कि बेंच पे ना लिखे। कोई ना कोई बेंच में बहुत अच्छा आंख बनाया हुआ है, कोई ना, हम देखे हैं वहीं पे आंख बना। यहाँ देखो बत्तख बने ले है, एगो लिख लेगा गाना का बेंच पे, आई एम डिस्ट्रॉयर 0.2 न 2.0, वही 2.0 कहीं लिख लेता है, आई एम डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर कोई हॉलीवुड मूवी है क्या? आईडी है, एकदम लिख लेगा तगड़ा, कहीं पे हम देखे थे लिखा हुआ। क्या छोड़िए, इसमें सबका काम चलता है। देखो यूं लिखल है कुछ कुछ, हाँ सब लोग, कोई मतलब बचा हुआ नहीं, कोई कुछ ना कुछ लिखता ही है ना। अब आगे बेंच जब बदलाएंगे ना तो सायरन लगवा देंगे, जैसे ही कॉलम सटेगा सायरन बजेगा उसमें। अब आजकल एक से एक इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, आप हर कुछ में इलेक्ट्रॉनिक्स लगा सकते हैं, बस आपको खर्चा करना उसके लिए। चलिए हम लोग मेन मुद्दे पे आ जाए। बउआ, ए सुगवा, चुनमुन, ए चुनमुनिया सब, इधर से आवाजें ना, 3 गो चुनमुनिया है, बाकी सबका आवाज नहीं निकल रहा है। इंटेंसिटी जनरली होता क्या है? एनर्जी गिरा, क्या गिरा, कहाँ गिरा, एरिया पे, कितने टाइम में, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जनरली इसे ब्राइटनेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना? क्या गिरा, कितने टाइम में, कहाँ पे, क्लियर? किसी एरिया से जो एनर्जी क्रॉस हो रहा है किसी टाइम में, उसी को क्या बोलेंगे, है ना? और इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है वो होता है 2πf² a² रो भी। इसके प्रूफ से कोई मतलब नहीं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है किसी भी वेव के लिए, है ना, या सोर्स के लिए किसी मीडियम में, किसी सेम मीडियम में, हाँ या ना, जिसमें f फ्रीक्वेंसी है, f क्या है, a एम्पलीट्यूड है, रो डेंसिटी है, v स्पीड है। बताओ मीडियम सेम रहेगा तो v तो सेम ही रहेगा, रो सेम ही रहेगा, f सेम ही रहेगा, 2π पहले ही से कांस्टेंट है। सेम मीडियम की बात करें, अगर दो सोर्स सेम मीडियम में है तो 2π तो कांस्टेंट ही है, f सेम ही रहेगा, रो सेम ही रहेगा, v सेम ही रहेगा। I किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड के लिए बराबर लगाएंगे कि प्रोपोर्शनल लगाएंगे? फिजिक्स में प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड, डिपेंड माने प्रोपोर्शनल, I प्रोपोर्शनल S। क्लियर? मतलब ये अच्छे से दिख रहा है ना ये? हाँ, A एम्पलीट्यूड है। ये फॉर्मूला बस ध्यान, इस डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सुन रही है? ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, है ना? आई फॉर्मूला के अंदर नहीं जाना है तुम्हें, बस सोचो कि जैसे तुम्हारा नाम वैसे ये फॉर्मूला है ना? where F, rho and V are constant, are frequency, density and speed, which are same
in a given medium which are constant in a same medium. ये सेम मीडियम में कांस्टेंट होते हैं, हाँ या ना, बदलते नहीं। तो आई किस पे डिपेंड करेगा? ए पे। अब यहां से लिख सकते हैं डेट मीन्स आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। क्लियर? चलो, तो जैसे दो वेव का रिजल्टेंट निकाले ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वैसे ही दो वेव कहीं पे मिल रहे हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी होगा। दो वेव किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं तो जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं वैसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, तभी ना पता चलेगा। इंटेंसिटी ज्यादा है तो ब्राइटनेस, और कम है तो ब्राइटनेस होगा तो कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, और डार्कनेस होगा तो डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। क्लियर? छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। S1 S2 डे डे। क्लियर? लोकेशन फिक्स कर लीजिए, पानी से घेर दीजिए। पंडित जी कहते हैं पानी से घेर दीजिए। बाकी क्वेश्चन आपको मालूम है, मैं क्वेश्चन लिखने नहीं जा रहा है। चलो जी बताओ, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, क्या मैं इसे लिख सकता हूं? आई बराबर के ए स्क्वायर, के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अरे इसके बदले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आप आई बराबर ए स्क्वायर लिखोगे तो आई ए स्क्वायर के बराबर है कि प्रोपोर्शनल है? तो प्रोपोर्शनल रहोगे तो एगो कुछ देना पड़ेगा ना। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चलो S1 के लिए क्या हो जाएगा? I1 बराबर के A1 स्क्वायर। S2 के लिए I बराबर I2 बराबर, किसी भी सोर्स के लिए एक मीडियम में I बराबर के स्क्वायर होगा फॉर्मूला। तो एक सोर्स के लिए I1 बराबर के A1 स्क्वायर, दूसरे के लिए I2 बराबर। तो बोलिए दोनों यहाँ पे मिल रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा होता है रूट अंडर A1 स्क्वायर। रूट को इधर ले आओ तो इधर स्क्वायर। सुन लो सब लोग, इधर हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos क्या हो रहे? चलो यहाँ देखो, यार क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट यहाँ का ना। रिजल्टेंट के लिए क्या लिख सकते हैं? आई आर बराबर के ए आर स्क्वायर ना। अरे बोलो, आई आर बराबर जितना अच्छा स्माइल रखोगे चेहरे पे ना उतना दुनिया में वजन कम लगेगा और अपना लाइफ में आगे बढ़ोगे। लाख मुश्किल ही सही लेकिन चेहरे से स्माइल नहीं जाएगा। पूजे करने में तो लेट हो गया आज, और हम आज कितना ठंड हो जाए आज तक तो नहीं टूटा है नियम। स्नान कर ही के हम निकलते हैं घर से, आगे का पता नहीं। 16 जनवरी तक स्नान करके ही निकलते हैं। स्नान अब कल से नहीं मालूम, नहीं अब कल पर क्या पता, आज क्या पता दिवाली गिर जाए, धरती धस जाए, कल का नहीं पता। आप लोग भी बोलते हैं देखो ठंड है तू चाहता है कि 15 घंटा मेहनत करे। आज क्लास का मान लो कहीं क्लास नहीं है या है, तू चाहते हो कि आज सोने से पहले 10-12 घंटा बढ़िया से पढ़े। यहाँ शांति बहुत जरूरी है, जहाँ पढ़ते हो जितना भी जगह वहाँ साफ सुथरा बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट का रूम देखते हैं पूरा छितराल टाइप का, वहां पे निगेटिव एनर्जी है। तुम शर्ट को भी उल्टा रखोगे ना तो निगेटिव एनर्जी है। जितना भी जगह मोड़ के लटका के निगेटिव एनर्जी है, वहां से दिमाग डेविएट होता है। पढ़ने बैठोगे तरह तरह का चीज दिमाग में क्यों आता है? क्योंकि निगेटिव एनर्जी वहां से आ रहा है। जितना भी जगह आपके पास है वही जगह से तो एक दिन महल बनेगा भाई। वही जगह से तो महल बनेगा। तो वो निगेटिव एनर्जी ना चाहिए। जो भी बुक है, कॉपी है, तीनों सब्जेक्ट का उसको समेट के रखिए बढ़िया से। जो भी कपड़ा उसे अरेंज करके मोड़ के रखिए। छितरायल है, इन्ने ऊ फेकल है, उन्ने ऊ फेकल है,
है ना, फेंके की मौजा पंखा पे लटका रहे, पढ़ रहे थे मुंह पे गिरा। अब पिछले 4 महीना से धोया हुआ, आप पिछला ठंडा मोड़ के रखे तो वही निकाल के पहन रहे थे, 4 महीना और पहन रही है, तरह तरह का रिएक्शन उससे निकल रहा था, गिरा। अरे स्टूडेंट लाइफ में धोने का टाइम नहीं रहता है, समझ सकते हैं, सबसे बड़ा जीवन तो स्टूडेंट का ही होता है। चलिए यहां से बताओ तो, पहले सोर्स के लिए I1 हो जाएगा K1 स्क्वायर, दूसरे के लिए I2 बराबर K, रिजल्टेंट के लिए K AR स्क्वायर ना, तो बोलो तो AR स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, IR बाई K, अरे बोलो IR बाई शो शो, यहाँ I1 बाई इसका I2 बाई K, सही है। 2 A1 क्या होगा, A1 स्क्वायर हो जाएगा I1 बाई K, तो A1 हो जाएगा अंडर रूट I1 बाई K, अंडर रूट, मैं सही लिख रहा हूं ना, मैं सही लिख रहा हूं ना, हाँ। A1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर I1 बाई K ना, रूट अंडर I1 बाई K1 है ना, मतलब रूट K1, ऐसा ही रूट अंडर I2 बाई, अरे पूरा रूट में रखो या अलग अलग रखो, है ना, cos फाई लिखूं कि डेल्टा फाई लिखो, डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई लिख के चलूं, ऐसे फाई भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, फाई लिखूं डेल्टा फाई लिखूं, फेज डिफरेंस से दिमाग में रहेगा, कभी भी फाई लिख दूं तो फेज डिफरेंस ही समझना, के कट जाएगा, हो रूट K1 रूट K2 के, ठीक है, कहाँ रे, यहाँ K1 ना, यहाँ K2 है, हाँ, तो दल का दिक्कत कहाँ है रे, तो ठीक तो लिख लेते, ओ ये ओ आप सही है, अब तो सही है, बोलो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 अलग रखे कि साथ में भी रख सकते, cos डेल्टा फाई, अब फाई भी लिख दूं तो घबराना, जल्दी इसको देखो, पटाख से यहाँ से 2 भाग में बांट, उसका दो आइडिया से, हम चाहते हैं कि पूरा डिस्कशन तुम्हारे दिमाग में एकदम ऐसा बैठे कि कहीं से कहीं रिलेशन निकाल सको, कहीं भी कोई लाइन लग रहा है कि नहीं सर दोबारा पढ़ा दीजिए तो जल्दी बोल दे, तो क्वेश्चन में बुद्धि लगेगा वेव ऑप्टिक्स से, इतना पहले जान लो, वो मिरर नहीं है कि ऐसे ऐसे तो ऐसे है, लेंस नहीं है कि ऐसे है तो ऐसे है, ऐसे ऐसे, इसमें बुद्धि लगेगा, एक एक क्वेश्चन में 3 इनपुट रहेगा, चौथा निकालना है, हाँ मजा भी आ जाएगा तुझे, लिखते चलोगे क्या, चलो कल से लिख रहे क्लास में, तो काहे नहीं लिखा, तो हम कहाँ हम ऐसे PDF जैसे वैसे भेज देंगे, PDF हम ऐसे PDF रहेगा, कल से लिख लेना क्लास में, हो गया ये, तो हमारे पास 2 वेव के द्वारा पार्टिकल को जो डिस्प्लेसमेंट मिला उसका हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकाल लिए, है ना, एम्पलीट्यूड समझ रहे हो ना, एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, आप ब्लॉक को खींच दिए, ब्लॉक को पकड़ के जो स्प्रिंग से अटैच है खींच के छोड़ दिए,
आप 4 सेंटीमीटर तक ले गए तो 4 हो जाएगा एम्पलीट्यूड। झूला में एम्पलीट्यूड क्या होता है, कहां तक आप ले गए झूला, अब झूला में एंगल बनता है तो एंगुलर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से, उसके नेचुरल पोजीशन से, मतलब ऐसा पोजीशन जहां पे फोर्स 0 है, उस पोजीशन से जितना वो डिस्प्लेस कर रहा है वही एम्पलीट्यूड है ना। जैसे पार्टिकल तो पहले रेस्ट में था, चलो ये सोर्स S1 है, मैक्सिमम जहां तक मीन पोजीशन है, जहां तक उस पर नेट फोर्स 0 है, कितना वेव दिया, 4 हो गया। इस वेव के द्वारा इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना। ये मैक्सिमम कितना वेव दिया, ये A1 हो गया और ये है ना, उसका एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और ये जो हम लोग लिखते हैं y1 बराबर, ये हो गया उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। y1 क्या होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये उसका एम्पलीट्यूड। दोनों में रिलेशन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है जनरल, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितना वो कर सकता है एट अ टाइम जब एनर्जी मिला। ओमेगा जान ही रहे हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम है, के कुछ है कांस्टेंट जो लैम्डा से जुड़ा हुआ है। x1 वेव का डिस्प्लेसमेंट, x1 वेव कितना डिस्प्लेस किया, यानी वेव डिस्प्लेस किया तब ना पार्टिकल को एनर्जी मिला, पार्टिकल डिस्प्लेस कर लिया। मैं पार्टिकल हूं, यहां से एनर्जी आ रहा है, दे अब मुझे कूदा दिया ऊपर, या नीचे ले गया, या आगे ले गया, या पीछे धकेल दिया, यहां से जो डिस्प्लेस करके आया वो x1 है, हम जो डिस्प्लेस किए इसकी एनर्जी के द्वारा वो y1 है ना। बाकी इक्वेशन ध्यान रखना है। चलिए, तो हमारे पास इंटेंसिटी का भी रिलेशन आ गया। अगर दो वेव कहीं पे मिलते हैं तो उसका जो इंटेंसिटी निकलेगा, नेट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, जहां डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। क्लियर। चूंकि हम कोहेरेंट सोर्स पढ़ रहे हैं तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है किसी भी दो सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे जब वो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ नहीं बदले, और ऐसे भी नहीं बदलना चाहिए कि चूंकि हम सेम मीडियम की बात करते हैं, सेम मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वो सेम टाइम इंटरवल में एक पॉइंट में पहुंचेगा। पहला सोर्स जितना टाइम लेगा उस पॉइंट में पहुंचने में, दूसरा सोर्स भी उतना ही टाइम लेगा, इसलिए टाइम के साथ फेज डिफरेंस में कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव आता है लोकेशन के साथ। किसके साथ? क्योंकि दोनों सोर्स पार्टिकल से अलग अलग दूरी पे है, हाँ या ना। बात आ रही है समझ में? चले आगे। ये वाला टेबल जो है वो टेबल नहीं है, महा 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 ताबर 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 तोड़ 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 रिपोर्ट। इधर लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव तरीके से बन जाएगा। इंटरफेरेंस, हो गया, लिखवाइए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे लिख रहे हो वैसे स्केल होना चाहिए आपके दिमाग में क्वेश्चन बनाने से पहले, है ना। डिस्ट्रक्टिव का मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए, या मिनिमम होगा तो होगा। क्लियर। मिनिमम होगा तो डिस्ट्रक्टिव, मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव। अब देखो दोनों का फॉर्मूला में डेल्टा फाई है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos डेल्टा फाई। ये है तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाई। अब ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब cos डेल्टा फाई मैक्सिमम होगा। cos डेल्टा फाई मैक्सिमम तब होगा जो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। इसका मिनिमम मतलब इंटेंसिटी मिनिमम, cos फाई, ये मिनिमम मतलब cos डेल्टा फाई मिनिमम,
कॉस डेल्टा फाइव मिनिमम तब जब उसका वैल्यू -1 हो, है ना। कॉस डेल्टा फाइव 1 हो, 1 कब कब हो सकता है, 1 कब कब हो सकता है, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, डॉट डॉट डॉट। बात आ रही समझ में? मतलब कॉस डेल्टा फाइव 1 तब होगा जब डेल्टा फाइव कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई। यानी डेल्टा फाइव का जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा कॉस थीटा के लिए वो हो जाएगा 2n पाई। क्या हो जाएगा वो? 2n पाई। जहां n होगा, ध्यान दो, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 रखो। 0, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहां तक फिर से रिकॉल करो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये तब होगा जब cos डेल्टा फाइव 1 कब होगा जब डेल्टा फाइव 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अब इतना जो अलग अलग लिखेंगे उसके लिए एक जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं, है ना। डेल्टा फाइव बराबर 2n पाई होना चाहिए। n कहां से स्टार्ट होगा, 0 से कि 1 से? 0 से, 0 से, 0 से, 0 से। इधर आइए, cos डेल्टा फाइव मिनिमम कब होगा जब इसका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा फाइव -1 कब होगा जब इसका वैल्यू होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट डॉट डॉट। डेल्टा फाइव बराबर इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा 2n - 1 पाई। प्लस भी लगा सकते हो, दोनों में, कॉस में प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, आंसर भी सेम मिलेगा। बस माइनस में क्या होगा, ध्यान से सुनो। चलिए, n क्या होगा, 0 से कि 1 से? n 0 से कि 1 से? 1 से। n बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। चलो n 1 रख, दो में से गया 1 पाई, पाई 1 180, cos 180 -1 होता है। 2 रख, 3, आपको बुक में यहाँ पे प्लस लिख देता है तो भी सही है, तो 1 से शुरू कर, वो 0 से शुरू करता है। प्लस लेके चलो तो 0 से शुरू करो, प्लस लेके चलो तो, अब माइनस लेके चलो तो बेहतर ये है ना, ये तो 0 से ले लो। मतलब बताओ ये मैक्सिमम कब कब मिलेगा, 0 पे, 2 पाई पे, अब बीच में जो बच गया वो मिनिमम है। 0 2 पाई के बीच पाई, 0 2 पाई के बीच देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम तो बीच में मिनिमम पाई, ये दोनों के बीच में 3 पाई, ये दोनों के बीच में, ये ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे प्लस भी करके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। cos फाइव में मिनिमम में दोनों सोल्यूशन होता है, 2n - 1 भी, 2n + 1 भी। कैसे, cos 90 प्लस थीटा भी साइन होता है, cos 90 - थीटा भी साइन होता है। क्लियर हो गया ये? अब आइए पार्ट डिफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कलर चेंज कर दे। पार्ट डिफरेंस का पहले बताओ, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लाए थे अभी थोड़ा देर पहले, डेल्टा फाइव बराबर लाए थे ना, दोनों इक्वेशन का फेज घटाए थे तो k s2 - x1 उसको डेल्टा x बोलेंगे, k की जगह 2/λ, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x क्या हो जाएगा, लेमडा ऊपर λ/2 पाई इंटू डेल्टा फाइव, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस बराबर λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अरे दोनों एक ही चीज है ना। तो हम लोग फेज डिफरेंस की बात कर लिए है ना। पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो λ/2 पाई रहने दो, या फेज डिफरेंस के लिए क्या ले लो, जनरल सोल्यूशन ले लो। क्या है जनरल सोल्यूशन, 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई गया, n, अरे
n बच जाएगा ना। n lambda डेल्टा x बराबर n लैम्डा। n कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। n कहाँ से स्टार्ट होगा? where n बराबर 0 1 2 3। तो बोलो मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिलेगा? 0 पे, लेमडा पे, 2 लेमडा पे, 3 लेमडा पे। इधर आइए, डेल्टा x बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल फाई। डेल्टा x बराबर लेमडा बाई 2 पाई 2n माइनस 1 इंटू पाई। पाई से पाई, तो डेल्टा x बराबर लेमडा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 है ना। n कहाँ से? n कहाँ से? अब रफ्तार पकड़ लिया लेक्चर, अपने आप समझ जाओगा। ये क्लियर द डायफ्रैक्शन एक चचेरा भाई। कौन भाई? अब पोलराइजेशन तो पूरा प्रैक्टिकली है, खुद आएंगे तुम लोग को। सिर्फ बॉयज नहीं आएगा, गर्ल्स भी आएगी। अब प्रैक्टिकल के लिए फाउंडेशन में भी कर दिए, आती है, सब करती है प्रैक्टिकल। क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या? क्या दोनों का हक बराबर है? दोनों को प्रैक्टिकल करना चाहिए। पर n बराबर 1 2 3। ठीक, बोलो मिनिमा, ये मिनिमा, इधर मैक्सिमा, इधर मिनिमा। ब्राइटनेस डार्क, रिजल्टेंट मैक्सिमम मिनिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम। कहाँ कहाँ होगा? लिखिए, 1 रखेंगे तो लेमडा बाई 2, फिर 3 लेमडा बाई 2, 3 रखेंगे तो कहां तक? एगो और बवाल टेबल बनेगा आज या कल वाले क्लास में, पूरा आ जाएगा चैप्टर बॉक्स में, पूरा बवाल टेबल। बोलेंगे बाकी सब फाड़ के फेंक दो, टेबल याद रखो। अरे भावना समझो बात का। चलिए अगले 2 मिनट फुल एनर्जी वाले होने चाहिए। रेडी? इंटरफेरेंस, दो इंटरफेरेंस मतलब वेव का मिलना। मिलेंगे तो रिजल्ट ये इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो डिस्ट्रक्टिव मिनिमम होगा। तो क्लियर? इधर कंस्ट्रक्टिव, उधर इंटेंसिटी रिजल्टेंट मैक्सिमम, इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो ये मिनिमम तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब cos डेल्टा फाई 1 होगा, क्योंकि दोनों के फॉर्मूला में cos है ना। cos मैक्सिमम कब होगा? जो उसका वैल्यू क्या हो जाए? मिनिमम कब हो जाए? वैल्यू क्या हो जाए? है ना। ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos डेल्टा फाई। ये मिनिमम तब होगा जब cos डेल्टा फाई। cos डेल्टा फाई 1 तब होगा जब डेल्टा फाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई होंगे, है ना। cos डेल्टा फाई मिनिमम तब होगा, दैट मींस -1 कब होगा? जब ये पाई 3 पाई 5 पाई होंगे, है ना। ये 0, ये 1 कब कब हो सकता है? 0 डिग्री पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे। ये मिनिमम कब होगा? पाई पाई माने 180 डिग्री, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, डॉट डॉट, है ना। इतना लिखने से बेहतर इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दो, है ना। 2n पाई, जहां n कहां से होगा? इसका जनरल सॉल्यूशन 2n - 1, n कहां से? क्या इसमें प्लस भी लिख सकते हैं? प्लस लिखते तो n कहां से लेते हैं? 0 से लेते हैं, है ना। चलिए डेल्टा x, डेल्टा फाई बराबर फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, है ना। तो डेल्टा x पार्ट डिफरेंस बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। चलो जनरल सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos डेल्टा फाई, डेल्टा फाई 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया लेमडा, n कहां से? तो पहला मैक्सिमम कहां मिलेगा? उसके बाद ठीक इधर हो जाएगा डेल्टा फाई की जगह ये
सिर्फ डेल्टा फाई ना चेंज करना है। पाई से पाई कट जाएगा, लैम्डा बाई 2 2n माइनस 1। n कहाँ से? पहला मिनिमम कहाँ मिलेगा? उसके बाद पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, पहला डार्क, दूसरा डार्क। आप पूरा मिलाओगे तो ब्राइट 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 ब्राइट। क्लियर? जल्दी टेबल देखो, फिर इसमें आगे और बढ़ेंगे। क्या अभी हम कॉपी छीन लेंगे, बोलेंगे फिर से लिखने तो लिख लोगे सब पॉइंट? आज का पूरे क्लास का सारा पॉइंट खुद से लिख सकते हो? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हो, विश्वास करो अपने आप पे। खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है। दुनिया कितना भरोसा कर ले आप पे, और खुद पे भरोसा नहीं है कि हम इतिहास बदल सकते हैं, हम अपना लाइफ बदल सकते हैं, अपने फैमिली को उम्मीद को पूरा कर सकते हैं, जो मेरे लिए इंतजार में बैठा हुआ है कि हम भी दुनिया को मिठाई खिलाएंगे रिजल्ट आने के बाद। इस चीजें बदलना है तो पहले तो खुद पे भरोसा करो। मेरे को 10 आदमी बोल देगा कि आपके ये काम हो जाएगा, हमको अंदर से विश्वास नहीं होगा तो नहीं होगा। दुनिया का सब आदमी बोल दिया थोड़ा सा कुछ नहीं होगा जीवन में, तुम कुछ नहीं कर सकते। इधर हम भी कभी गुस्सा में बोल दिए, उन लोग से उम्मीद नहीं हमको, फिर भी खुद पे भरोसा नहीं तो होगा। अब चैप्टर हम अचानक सुनने वाले हैं, कल परसों नहीं। तुम लोग को बोले थे रियोप्टिक सुनेंगे परसों, तो परसों के परसों हो गया। अचानक से कल ये कभी सुनेंगे। फिर हम अब डांटेंगे तो डिमोटिवेट नहीं करेंगे, बस सुन लेना। अब खुद पे भरोसा मत तोड़ना। फिर हम कभी डांटते तो आपको लगता है हम डिमोटिवेट कर रहे हैं। आज तक हम कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं किए। चले मिल जाएगा, इसलिए ना लिख देते, पीछे वाला रिवीजन करते रहो। सबका कंबाइंड इफेक्टिव आज चला जाएगा। तुमको क्या लगा मेरे दिमाग में नहीं है वो चीज? नहीं पता है? अब आओ टेबल के काम को आगे बढ़ाएं। चाहे टेबल यहीं पर रहने दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ाते हैं दूसरे पेज में। क्या यहाँ तक सब बैठ गया दिमाग में? देखो इधर फिर से लिखो CI कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इधर लिख दो डिस्ट्रक्टिव। ठीक, आगे देखिए, बताओ इसका मतलब रिजल्टेड इंटेंसिटी हो या एम्पलीट्यूड हो मैक्सिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए कॉस डेल्टा फाई, मिनिमम के लिए कॉस डेल्टा फाई। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। इंटेंसिटी में I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। सही है? तो अगर मैं 4A मैक्स
for a minimum. Clear? PUT cos delta phi 1. Yes, sir. PUT cos delta phi. चलिए, तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? और अगर स्क्वायर हम इधर ले ले तो, अरे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, या रूट को इधर ले आओ तो क्या बचेगा? a1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 cos डेल्टा फाई तो 1 cos डेल्टा फाई। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ रूट अंडर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर? Yes, sir. लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. इलान रहने दूं कि हटा दूं? तो ए आर स्क्वायर बराबर a1 प्लस a2 का स्क्वायर से स्क्वायर, तो ए आर क्या हो जाएगा? क्या ये बात तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो सीधे ऐड कर देंगे। हाँ या ना? Yes, sir. इधर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, है ना? Yes, sir. 2a1 a2, सही है? Yes, sir. माइनस हो जाएगा ना? Yes, sir. सिंपल, cos डेल्टा फाई की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ए आर स्क्वायर बराबर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, हाँ है ना? हमें तो सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम की बात करना है, और 90% क्वेश्चन 99% क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा। अब बाकी कोई ज्यादा, मान लो 90 डिग्री पे था, है ना? अपन हाथ जय जगन्नाथ, ये वाला, ये किसी भी एंगल के लिए। लेकिन हमारे सिलेबस में ज्यादा क्या पूछेगा? या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, है कि नहीं? स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, अब आइए इंटेंसिटी में बात करते हैं। फॉर आई मैक्स कलर बदल देते हैं, फॉर आई मैक्स पुट फिर cos डेल्टा फाई बराबर 1, बोलो। Yes, sir. इधर फॉर आई मिनिमम पुट cos डेल्टा फाई बराबर -1, बोलो ना? पक्का? क्या है फॉर्मूला? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाई, cos डेल्टा फाई की जगह 1 रख सकते हैं, वो हट गया, सीधे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर, इसको मल्टीप्लाई में होगा ना, I1 I2, सही है? IR को क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, तो रोग तो आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ लिखवा IR बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 -2 रूट अंडर
I1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, एक cos डेल्टा फाई। हट गया, एक बात समझ में आ गया। IR बराबर रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2। प्लीज इसको अच्छे से देखो, यहाँ पे एक और रिलेशन लाएंगे, फिर बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। फिर YDSC में फ्रिंज विथ पढ़ो, बनाना शुरू करो क्वेश्चन। और इंटरफेरेंस क्लियर है तो फिर डिफ्रैक्शन आपके लिए नहीं है। एग्जाम में अगर आपसे कोई चीज ज्यादा पूछा जाएगा अभी तक के सिलेबस में, वो है इंटरफेरेंस या YDSC। बस ये अलग बात है कि डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन दोनों पढ़ाएंगे। होने का मतलब हो गया कि बैठ गया दिमाग में, पक्का। अभी तो बता ही दोगे। तुम दुखी क्यों रहते हो, देखते हैं कि एकदम दुखी रहते हो। देखो कितना स्पीड में लिख रहा है, कल से लिखने का मौका देंगे तो इतने स्पीड में लिखना। हाँ नहीं, वो लिख रहा है, पूरे लिख रहा है, वो लिख रहा है, पूरा नोट कर लिया। इतने स्पीड में लिखना पड़ेगा, लिखने वाला टाइम बचा के डिस्कशन ज्यादा करना। अरे देखो, घर पे PDF घर पे लिखो चाहे यहाँ लिखो, मेरा तो मेहनत उतने है, मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं है, मैं उतना ही अच्छा से लिख रहा हूँ, तब तो PDF बनता है। ये अलग बात है कि ऐसा PDF बहुत है, जितना बार रोबोटिक्स पढ़ाऊंगा सब बैच का PDF सेव होगा, कोई बैच का भेज देते हैं। हाँ, सब PDF में अलग अलग डिजाइन होगा, पढ़ाई सेम रहेगा, डिजाइन खाली अलग हो सकता है। डिजाइन का हो गया किसी के भी, किसी में या उसमें नोट में लिखवा दिए होंगे, तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया, समझे। हाँ, यहाँ आप क्या कीजिए, अब तुरंत अभी PDF डाल देंगे। हम पिछले क्लास में यहाँ से डाल सकते थे, लेकिन जानते थे कि हम आगे पढ़ेबो करेंगे तो हमको रिकॉल करवाना पड़ेगा। हम ये भी जानते हैं कि कल जब हम आगे पढ़ाएंगे तो पीछे हमको एक बार रिकॉल करवाना है, तभी मुझे मजा आएगा फ्रिंज विथ समझाने में। ऐसे यहाँ से भेज देंगे, खुश है ना। कल से लिखना चाहते हो तो वैसे स्पीड में लिखना है, मतलब घर पे ही लिखने वाला प्रोग्राम रखिए अभी। तुम्हारे लिए ना बोलते हैं यार, ठीक है, हर चीज में तो तुम्हारा ही है। अच्छा तुम नहीं, मैं एक बात मुझे बोलने दो, तुम चाहते हो कि हम लिख के गोबरा के तरह बैठ जाते हैं 10 मिनट, तो बोलो। नहीं, तुम यही चाहते हो तो मेरे बॉडी के लिए आसानी है, आराम से बैठेंगे 10 की पार में। होगा हुआ नहीं सर, और लिखिए रहे, फिर हुआ तो हमारे बॉडी को रेस्ट मिलेगा, है कि नहीं। ये तो नाम कम लगाए हुए, हमको कुर्सी की जरूरत नहीं पड़े आया था। पहले तो यो नहीं हम क्लास में रखते थे, इधर स्टेज बनाया बढ़िया तो बोले चलो अपना रख दो, हमको जरूरत नहीं पड़ा, बॉडी को फिट रखे। हम 16 घंटा नहीं, मैं लगातार कितने दिनों तक खड़े रह के पढ़ा सकता हूँ उसी एनर्जी में, मुझे नहीं मालूम, बिना कुछ खाए पिए बिना पानी लिए। क्लियर, एनर्जी कम हो ही नहीं सकता है। आदत बहुत जरूरी, इसलिए कहते हैं, उस दिन में पूछेंगे कौन कौन 7 घंटा सुत रहा है, 7 घंटा अभी भी सो रहे हो तो बेईमानी कर रहा है। 5.5 से 6 घंटा सोइए, रगड़िए। हाँ, ठंडा महीना तो 1 घंटा बढ़ जाए, अगर बढ़ जाए तो पछताना नहीं है, बाकी समय पढ़ना। ये सब टेबल नहीं है भाई, पूरा क्वेश्चन है, लगातार बन जाएगा सर। कितना बढ़िया से सुंदर लिख दिए। अच्छा, कोरियन सोर्स दिमाग में रहेगा कि मैं लिख दूं यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बना के? अच्छा, जब PDF बना के भेजेंगे तो लिख देंगे।
चले आगे। एक बार मुझे हुंकार वाला एनर्जी चाहिए। क्या यहाँ तक पूरा झंझन क्लियर है? भारत माता की। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ही क्वेश्चन बना दिए हैं। इफ I1 बराबर I2, आप दोनों सोर्स का इंटेंसिटी सेम ले लिए, सुन रही हैं? और A1 A2 भी बराबर, I1 बराबर I2 A1 बराबर A2। Then find resultant maximum, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम मिनिमम, फिर इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिनिमम। सुन रही हैं? मुझे एक रिलेशन लाना है जिसमें I1 I2 बराबर। अभी तो अलग अलग न कर रहे थे, अलग अलग वाला क्वेश्चन भी कम रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, और उसमें भी I1 I2 अलग सेम दे देगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में अलग देगा था ना, I1 I2 लेके चलेंगे। बोलो, मुझे क्या बोला गया है कि I1 I2 और सेम है, I1 I2 और A1 A2 सेम है। मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम मिनिमम, इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। आइए निकाल। बोलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है? फार्मूला रूट अंडर, सबको ये मालूम है। क्यों नहीं इधर मैक्सिमम निकाल ले दोनों का? उधर सिंस A1 बराबर क्या है, हम इसको ये मान लेते हैं। सिंस A1 बराबर A2, इसको आप A मान लो, ब्रैकेट में लिख दो लेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रूट अंडर ये हो जाएगा A स्क्वायर A और A cos डेल्टा फाई AR, ये भी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर कॉमन ले लें। वहां बोल रहा है कि जब I1 I2 सेम है तब हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तुमको थोड़ी बोला गया कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का जब दोनों वेव के दोनों सोर्स के द्वारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। उस समय cos डेल्टा फाई 1 लेंगे। जब फेज दोनों के बीच का 0 होगा, या फेज की बात थोड़ी बोल रहा है कि तुम cos डेल्टा फाई की जगह 1 रख दोगी, हैं? समझी बात? मैक्सिमम जहां लिखते हैं वहां तो 1 ही लेते हैं ना। क्या बोल दिया? मैंने ऐसा नहीं बोला। सुना करो, कान में गज्जू है निकाला करो। कान में जो है, कान साफ करवाना चाहिए, नहीं मालूम है? कान साफ करवाना चाहिए। कान जब साफ करवाओगी तो 2-3 दिन लगेगा, हवा सन सन मार रहा है तो क्या कान खाली हो जाता है।
सुना करो पहले, क्लासरूम में हो। कुछ चीजें कंसीडर होती है, खुद से भी समझना होता है कुछ। 4a मैक्स हमने इसका वैल्यू 1 पुट किया है, इसका मतलब तू समझ रहा है क्या लिखा हुआ है? कैसे देख के बोल सकते हो कि I1 I2 सेम होगा? इसका मतलब है कि जो वेव का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है दोनों वेव के द्वारा सेम डायरेक्शन में है। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो बीच का एंगल क्या होता है? 0 cos 0। तो वही चीज है, अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वो कंडीशन है। तो जहां मैक्सिमम होगा वहां तुम cos डेल्टा बाई 1 रख दोगे? नहीं, जब डायरेक्शन एक होगा तो डायरेक्शन के कारण मैक्सिमम है। यहाँ पे कंडीशन आपको डाला गया है कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तब बताइए ए मैक्स क्या होगा? इंटेंसिटी सेम है, फेज डिफरेंस सेम नहीं है, समझे? मैक्स लिखा हुआ तो फेज डिफरेंस सेम होगा ना, जैसे सेम है तो रिलेटेड है। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब कब हो सकता है? पहला कंडीशन जब दोनों वेव के द्वारा डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, वो पहला कंडीशन है, वो लास्ट कंडीशन है। मिनिमम कब हो सकता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ तुमसे फेज डिफरेंस की चर्चा नहीं कर रहा है, यहाँ सीधे बोल रहा है कि अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है और दोनों सोर्स का एम्पलीट्यूड सेम है, तब बताइए आपका एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? तो आप एक फॉर्मूला निकालोगे, उस फॉर्मूला में cos डेल्टा फाई का 1 डालोगे, तब हो जाएगा कि सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम है। cos डेल्टा फाई 60 डिग्री होगा तो पता चलेगा 60 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू ये हो रहा है। क्लियर? हमें एक रिलेशन निकालना है। हाँ, इन जनरल अगर आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम कब हो सकता है, आपको नहीं बोला है कि दो सोर्स है या कुछ भी है, दो वेक्टर का वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता था, बोलेगा जब डायरेक्शन सेम है, दैट मींस cos थीटा 0 है, दैट मींस फेज डिफरेंस 0 है। क्लियर? यहाँ पे फेज डिफरेंस का बात ही नहीं किया है, आपको बस दो सोर्स का वैल्यू सेम रख दिया है ना। तुम ही बताओ, अगर हम कहाँ गया, ये दोनों सेम हो जाएगा तो a प्लस ए 2a, 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर कब होगा? जब एम्पलीट्यूड भी सेम है और फेज डिफरेंस भी सेम है। क्या ये हर जगह वैलिड है? तुम तो पहला नंबर एम्पलीट्यूड भी सेम है और फेज डिफरेंस भी सेम ले लिया, तो 4a कहाँ वैलिड होगा? जब सेम डायरेक्शन में। हम एक ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जो हर जगह वैलिड हो, और उसमें ये आ जाएगा, इसमें सब जो निकालने जा रहे हैं उसमें 4 आ जाएगा। क्लियर? मतलब अभी जो निकाल रहे हो एक जनरल सोल्यूशन कर रहे हैं जिसमें सब आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तुम्हारा बात भी आ जाएगा, सारा बात क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 1 प्लस cos डेल्टा फाई का फॉर्मूला याद है किसी को? 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला वेक्टर में बताए थे, वेक्टर में भी बताए थे, एक जगह एसएचए में भी बताए। हाँ, एसएचए में बताए। हाँ बोलो, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तुम्हारा सही है माइनस के लिए, तुम्हारा 2a गायब था। टू ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ठीक है? ये 2 दूना ए बोलो ना, बोलो ना, ए बोलो ना, 2 दूना
4 के बाद 2 ए स्क्वायर का ए कॉस स्क्वायर का कॉस डेल्टा 5/2। कुछ याद आया क्या? दो वेक्टर अगर सेम हो तो उसका रिजल्टेंट लाए थे 2a cos θ/2, वही तो है। दो वेक्टर सेम हो तो उसका रिजल्टेंट 2a cos θ/2। अच्छा मेन ये है कि ये है, ये है, इससे नहीं आया है, ये मेन थोड़ी है। हम तो आसानी के लिए कर लिए, क्वेश्चन जब लिखिए दिया कि a1 a2 सेम है तो हमने एक और नया फॉर्मूला तैयार कर लिया। एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, बीच का एंगल थीटा है, इसका रिजल्टेंट यहां से अल्फा एंगल पे है। ये दोनों को जोड़ने का तरीका है √a² + 2ab और अल्फा निकालने का तरीका है tan अल्फा बराबर b sin θ/a + b cos θ। यही वेव में और यही एसएचएम में क्या हो जाएगा? a1 a2। अरे ध्यान दो यार, जैसे दो वेक्टर को जोड़ते हैं वैसे दो वेव को जोड़ते हैं, दो एसएचएम को जोड़ते हैं। फार्मूला भी सेम है, जोड़ने का तरीका भी सेम है, पढ़ाई भी सेम है, सब कुछ सेम है। आप मत बोलिए एसएचएम, आप मत बोलिए वेव, आप वेक्टर की तरह ही जोड़िए ना। तू वेक्टर की तरह जोड़ना। बोलिए अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट a + b होता है। यहाँ a + b मतलब यहाँ a1 + a2। अपोजिट डायरेक्शन में a - b, यहाँ a1 - a2। देखो कंसंट्रेशन ना वीक है आप लोग का, ज्यादा नहीं है। एक तो पहले से बेसिक नहीं है, एक होता है गड्ढा, एक होता है पोखरी। तो किसी किसी का बेसिक बहुत पोखरी है, तो पोखरी भरेगा तब ना बिल्डिंग बनेगा। तो हम वही पोखरी भरने की कोशिश कर रहे हैं। जितना बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि टारगेट में ऐसे पढ़ाई होता है। इस बात को ध्यान रखना। बाकी तो अभी ऑल ओवर इंडिया का सब्सक्रिप्शन आप लोग लिए रहते हैं। है कि नहीं? गारंटी से बोल सकता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, जीरो से नीचे जाके। कहीं से मेरा कंटेंट कम नहीं, या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, ज्यादा या बराबर। मेरा कॉपी धांस देगा। हाँ, सामने वाला कोई ज्यादा फालतू का पढ़ा दे तो अलग बात है, दिखाने के लिए कि बहुत ज्यादा आता है ना। पहले हम भी बहुत एक्स्ट्रा ले जाते थे, उसको कम कर दिए 3 साल से। कब ना आप लोग बोलते डेली अपडेट करो, बहुत और एक्स्ट्रा ले जाता था। फिर अपने आप को और अपडेट किया कि नहीं, टू द सिलेबस, टू द पॉइंट, उसमें और ज्यादा डिटेल। पहले बहुत ज्यादा इनफाइनाइट लेवल पे भी चल जाए, फिर बोलते नहीं जरूरी नहीं है, ये बच्चे को डिस्टर्ब करना हो गया। फिर ऐसे बहुत लोग भी करते हैं, है ना। टू द सिलेबस, जो आपका कंटेंट है ना, देखना कॉपी का पेज नंबर लिख लो। आज यूट्यूब का जमाना है, झूठ का जमाना नहीं है। इस बार भी डालूंगा, जो पढ़ाया जो बोला वो आया। अब पेज नंबर लिख ले रहोगे, लिख लो, मैं स्कैन करके तुम्हारा यूट्यूब पे डालूंगा। जो लाइव शुरू हो रहा है फरवरी से, कब से शुरू कर रहा हूँ, 1 फरवरी चाहे 10 फरवरी, जब से शुरू करूँ लगातार चलता हो लाइव वाला, उसका स्क्रीनशॉट और प्लस तुम्हारा कॉपी का, किसका कॉपी लगातार बना हुआ है वो पेज नंबर लिख लेना। तो आगे तुम्हारा पेज का स्क्रीन होगा, वो डालेंगे यूट्यूब पे। देखो कि ये क्वेश्चन क्लास में हम करवाए हुए हैं, सेम सब कुछ है, सिर्फ डाटा अलग है। रखना जरूर, नहीं कॉपी पेज नंबर, तब ना दिखाने में मन लगेगा। कोई आएगा तुमसे प्रूफ मांगे, पेज नंबर से पता चलेगा। सेम डायरेक्शन हो तो a + b, इसलिए पढ़िए, है ना। आप पहले क्या कर रहे थे नहीं मालूम, लेकिन क्लास में आके मेरा बात सुनिएगा तब तो बेसिक सही होगा।
क्या जरूरी था दोबारा ये बताना फिर से, आप लिंक कर पाओ। हम तो बोलेंगे तो वेक्टर जोड़ना यार, क्या जरूरी है बेब सच में बोलना, क्या जरूरी है? दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट जोड़ देते हैं। बोले a1 प्लस a2 अपोजिट 90 डिग्री पे, यहाँ हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस, और आप वेक्टर में पढ़ते हो कि जो वेक्टर का वैल्यू सेम हो तो रिजल्टेंट हमारा हो जाता है 2a cos थीटा बाई 2, है ना? ये क्या है? आटा, आटा है तो कुछ बना के खा लेंगे, मेन ये है ना। इसलिए मेन ये है, आटा है तो कचौड़ी छान लो, पूरी छान लो, पुआ छान लो, जो छानना है वही चीज तो है यार। देख, आटा कचौड़ी, समझे? इसलिए अभी तक तो किसी का नहीं सुने हो, किसी एक का सुनो, अभियो मेरा सुन लो, फायदा ही होगा या कांस्टेंट रहोगे, लॉस नहीं लगे। चलो रे, अब यहां से निकालो मैक्सिमम मिनिमम, फिर इंटेंसिटी प्रूव कर लेंगे। AR का मैक्स वैल्यू के लिए cos डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। cos डेल्टा फाई 1 कब होगा? जब डेल्टा फाई 0 होगा। क्लियर? बोलना। तो cos 0 1, ये पूरा 1 हो जाएगा, आंसर 2a हो जाएगा, है ना? सीधे 2a। PUT डेल्टा फाई बराबर 0। मिनिमम के लिए cos डेल्टा फाई 1 होना चाहिए, -1, -1 के लिए 180 डिग्री, यहाँ डालेंगे 180, तो 180 बाई 2 cos 90, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम क्या हो जाएगा? 0। इसके लिए क्या करो, डेल्टा फाई के जगह 180 है, 180 के जगह अरे 180 लिखो चाहे पाई लिखो, बढ़िया से सजा सजा के लिखना घर पे, हम सजा सजा के लिख दिए। चलो अब इंटेंसिटी निकालो, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोल, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाई। बोलो, तुम खाली लिखो नहीं, मैं कि ध्यान दे रहा है, और कल पूछेंगे सब धागे तब है ना? बोलिए, I1 I2 सेम है ना? एक लाइन और लिख देते हैं, सिंस जानते हो होता क्या है ना कि सुनते नहीं हो तुम लोग, सुनते नहीं अपने मन से। हम बोलेंगे कि नहीं बीएससी क्यों नहीं लो, एडमिशन मत लो, एग्जाम मत दो, तो नहीं देंगे, बीएससी भी हो जाएगा साथ में, ये भी हो जाएगा, है ना? फैमिलियों में मिल ले, जीवन में घूमियो ले, है ना? अब फिर कुछ बोलेंगे तो उदास हो जाना है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? मेरा लाइफ जैसे मन होगा हम चलाएंगे। आपसे खाना मांगने आ रहे हैं, रोटी दीजिएगा। भगवान मुंह दिए तो जब मुझे मोटिवेशन दे देते हैं आप, ताकि अपना मोटिवेशन है मेरे पास। चलो I1 बराबर I2 बराबर I मान लिया। चलो वो, अरे एकदम चुप हो जाते, सपोर्ट करो। I1 I2 का मान ली I प्लस 2, I और I निकलेगा cos डेल्टा बाई 4 कैसे हो जाएगा?
ये आम है, ये इमली है, कैसे जोड़िएगा? डेल्टा कॉस लगा हुआ है ना। अरे और सब जगह खुला हुआ है कि बंद है क्लास? खुला हुआ है, बोलना चाहिए ना, रे छोड़ देते। आई प्लस आई 2i, 2i कॉमन ले लेंगे, अंदर में 1 प्लस, फिर 1 प्लस कॉस डेल्टा वाई कितना? इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/, सही है ना? तो लो आ गया। अब यहां से 2 भाग में बांट दो, खत्म हो गया। पूरा याद रखोगे तो YDSC समझ जाओगे आगे। चलो, मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कब होगा? 4i, बस इसके जगह 0 रख दो, ये खत्म। 0 की 1 हो जाएगा, ये 1। अरे मैक्सिमम के लिए वेल 0 होना चाहिए ना, cos डेल्टा बाई 1 तो डेल्टा बाई 0। मिनिमम के लिए डेल्टा बाई 180 तब ना cos 180 - 1, मिनिमम 0 हो जाएगा। सही है? 4i कब आएगा? जब डेल्टा फाई के जगह क्या पुट करो? 0। अब 0 कब आ जाएगा? जब डेल्टा फाई के जगह क्या पुट करो? पाई। क्या? अरे यहाँ 0 रखेंगे, क्लियर? 4i 180 रखेंगे तो 180/2 90, cos 90 0, पूरा 0 ना। ये पूरा कंप्लीट दिमाग में होना, इसके जस्ट बाद YDSC। यहाँ तक जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो फॉर्मूला बेस रहेगा, लॉजिकल बेस रहेगा, टेबल बेस रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मजा आएगा। कल YDSC आते हुए YDSC शुरू करेंगे। क्लियर? तो कैसा लगा आज का अमेजिंग सेशन? सर आपके तरफ से अमेजिंग है सर, हमारे तरफ से अमेजिंग नहीं है। क्लियर? नहीं आया समझ में? वेव ऑप्टिक 60 पर आ रहा हूँ क्या? कलम लेके हाथ में बोल, जो झूठ बोलेगा पाप चलेगा। क्या मैं वेव ऑप्टिक 60 पर आ रहा हूँ? क्या थोड़ा सा ये रिवीजन मांग रहा है? क्या मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ? चलिए निकालिए, कल अभी तुरंत PDF भेज देते हैं अच्छा से। जहाँ लैंग्वेज का जरूरत है वहाँ लैंग्वेज लिख देते हैं, है ना? चलिए बाय बाय करें। बाय 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 बाय। आप भेज देंगे सारा DPP, प्रिज्म से लेंस तक सारा भेज देंगे। हाँ सब तुरंत भेज रहे हैं। नहीं अभी पार्ट भेजेंगे। तो क्यों उदास हो? अभी जस्ट भेज रहे हैं। अरे आगे वाला ना भेजना है, बाकी तो भेज दिए। सर एक रेफरेंस तो क्योंकि यहाँ पे x में चेंज हो रहा है। हाँ वहाँ इंटरनल चेंज हो रहा है, यहाँ पे x में चेंज हो रहा है लोकेशन में। हाँ x यहाँ ओमेगा t चेंज नहीं होगा, x1 x2 चेंज होगा ना। हाँ ओमेगा टाइम तो सेम, टाइम के साथ चेंज ना हो तो कोहेरेंट, और टाइम में चेंज हो तो इनकोहेरेंट। इस यहाँ वहाँ पे डेल्टा फाई निकालते थे तो थीटा में आता था ना कि फाई निकालते थे, यहाँ थीटा में थोड़ा ना आएगा, x1 x2 आ रहा है, x1 x2 में आएगा। हाँ तो कैसे निकालेंगे? ये क्या है? इधर से x1 चला, इधर से